नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में। मैं हूं कवीम सचान। तर्कश में आज हमारे खास मेहमान हैं नीति आयोग में परमानेंट सदस्य और अर्थशास्त्री विवेक देवराय साहब। तो स्वागत है आपका। सबसे पहले तो नीति आयोग, और लोग ये कह रहे हैं कि क्या वाकई नाम बदला है या फिर योजना आयोग से इसका एजेंडा कुछ अलग होगा, इसका रास्ता कुछ अलग होगा, इसकी मंजिल कुछ अलग होगी। पहले आपने प्लानिंग शब्द का इस्तेमाल किया। प्लानिंग शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, इसलिए करना नहीं चाहिए क्योंकि लोग अलग अलग चीज समझते हैं जब प्लानिंग शब्द का इस्तेमाल होता है। एक तो है पुराना जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, वहां पे 5 ईयर प्लान्स हुआ करता था जिसके माध्यम से रिसोर्स एलोकेशन की कोशिश होती थी। हर साल राज्यों के साथ प्लान डिस्कशंस होता था। बल्कि इस जमाने में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो खासतौर प्राइवेट है, पब्लिकली आप कंट्रोल ज्यादा कर नहीं सकते हो, तो उस तरह का प्लानिंग जो है वो तो खत्म हो गया है। उस तरह का प्लानिंग हम नहीं करेंगे, वो हमारे एजेंडा नहीं है। तो फिर हमारे एजेंडा क्या है? हमारे एजेंडा फॉरवर्ड लुकिंग है। मान लीजिए कि 20 साल बाद, 25 साल बाद हम चाहते हैं कि इंडिया का पोजीशन ये हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में, डूइंग बिजनेस इंडिकेटर्स में, कुछ भी हो। 25 साल बाद अगर हमें वहां पहुंचना है तो वहां पहुंचने के लिए क्या किया जाए? इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर का एक रोल है। बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, कई सेंट्रल लेवल का है, कई स्टेट लेवल का है। हमारा काम है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, अगर वो शब्द का इस्तेमाल करें तो, कि डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे, विलेज के स्तर पे वहां पहुंचने के लिए क्या क्या किया जाए। जो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर स्कीम्स है उसको इवैल्यूएट करना, सुझाव देना कैसे इसे बदलना चाहिए, नया अगर स्कीम्स चाहिए वो कैसे लाना है। ये बॉडी जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर में इंटरमीडिएरी बॉडी है। एक तरफ केंद्रीय सरकार है, दूसरी तरफ राज्य सरकार है, ये इंटरमीडिएरी बॉडी है। विवेक साहब, क्या मैं इसे ये कहूं कि जो पहले ही योजना आयोग हुआ करता था उसके पास आर्थिक ताकत या अधिकार भी थे, और पॉलिसी से लेकर उसको इंप्लीमेंट कराने और राज्यों के साथ और केंद्र के साथ अगर विभागों को लेकर कहीं कोई विकास को लेकर मतभेद होते थे उसमें वो दखल की भी ताकत रखता था। इस आयोग के पास, यानी नीति आयोग के पास, सिर्फ एक विंडो ड्रेसिंग की बात होगी, फ्यूचर प्लानिंग की बात होगी? क्या इसे इस तरह से भी देखा जाए? देखिए, जिस तरह की आर्थिक ताकत की बात आप कर रहे हो, उस तरह की आर्थिक ताकत मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो कैसा होता था, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हुआ करता था जो इस बिल्डिंग में पुराना प्लानिंग कमीशन जो होता था वो तैयार करता था। और बहुत सारे राज्य की शिकायतें ये थी कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है इसका स्ट्रक्चर बहुत रिजिड है, ये हम चाहते नहीं है। अभी आपको मालूम होगा फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन आ चुका है। फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन का मतलब है कि अनटाइड फंड्स जो है इस राज्यों को वो बढ़ के 42% हो जाए। वो 42% के अलावा भी इस साल का बजट में कुछ सेंट्रल असिस्टेंस है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का के लिए भी मदद है। लगभग 62% तो राज्य के स्तर में है। आप अगर सोच के देखिए, एज अ सिटीजन जो आपका चाहिए होगा पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, वो खास तौर स्टेट लेवल भी नहीं है, लोकल बॉडी लेवल। तो एक तरह से ये डिसेंट्रलाइजेशन या डेवोल्यूशन तो होना ही चाहिए। तो मैं तो कहूंगा ये तो अच्छी बात है। लेकिन विवेक साहब, जब आप बात करें कि राज्यों को जो हिस्सेदारी थी उसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन राज्य ये भी कह रहे हैं कि कई सारी स्कीम थी जिसमें सेंट्रल की फंडिंग मिलती थी, उसमें एक बड़ा मेजर कट भी हुआ है, यानी कि जो मिल रहा है उनके हिस्से में उससे ज्यादा उनको खर्च करना पड़ेगा। नहीं, आप अगर कुल मिला के देखिए तो लगभग पहले उनको जो मिलता था आज भी वही मिलता है। फर्क सिर्फ ये है कि पहले उनको मिलता था ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से, अभी उनको अनटाइड मिल रहा है। तो मुझे तो लगता है उनको खुश होना चाहिए। उनको तो खुश होना चाहिए कि हेल्थ जैसा है, अगर आप संविधान पढ़ के देखें, हेल्थ तो स्टेट लिस्ट में है, हेल्थ कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है। तो नेशनल हेल्थ मिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मुझे तो लगता है ये बिल्कुल ही राज्य स्तरीय बात है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहूंगा कि जो पैसा बच जाता है, केंद्र का भी तो कुछ काम करना है ना। हाईवेज है, रेलवेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है, ये सब करने के बाद जो पैसा रह जाता है उसमें एक सब ग्रुप बन चुका है, सब ग्रुप हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ
मध्य प्रदेश। लेकिन कुछ मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि किसी कोई राज्य छोटा है कहीं बड़ा है। अगर आपने हेल्थ का, स्वास्थ्य का जिक्र किया है, कुछ राज्यों का ये दलील है, उनको आशंका भी है कि हमारे पास हेल्थ को लेकर उतने रिसोर्सेज नहीं है। हमें पहले केंद्र से मदद मिलती थी और हम उसे आगे बढ़ाते थे, लेकिन अब हमें ज्यादा एफर्ट करने होंगे या ज्यादा हमें मनी का एलोकेशन करना होगा, अपने तंत्र को ज्यादा मजबूत करना होगा, तो दिक्कत उनकी बढ़ती है वहां पर। नहीं, मगर एक चीज मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं कि नीति आयोग ने तय नहीं कर रहा है कि कौन सा स्कीम्स चलना चाहिए, कौन राज्य का शेयर क्या होगा, केंद्र का शेयर क्या होगा। ना ही वित्त मंत्रालय ये तय कर रहा है, ना ही पीएमओ या पीएम। सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स जो है, सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स का रिकमेंडेशन जो है वही लागू होगा। तो एक तरह से उनको तो उनके पास अब ये क्षमता है कि वहां पे ये बात उठाए। और जो पहले मैं कहूं कि योजना आयोग में आरोप लगते थे कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है, योजना आयोग का एलोकेशन उन राज्यों के प्रति उदार रवैया होता है, ज्यादा टिल्ट होते हैं, अब शायद वो आरोप से बचा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं आप लोग फेडरल देश है, आप लोग चीफ मिनिस्टर सब ग्रुप उसी का एक एग्जांपल है, आप लोग तय कीजिए। आप तय करने के बाद हमें बताइए, हम देखेंगे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। हम कुछ तय नहीं करेंगे, यानी सिर्फ सलाह देंगे और आगे की फ्यूचर की योजनाओं पर राज्यों को सहयोग पूरा करेंगे बस। तो क्या यह माना जाए कि पहले केंद्र की ओर से फिर योजना आयोग जो 5 ईयर प्लान बनाता था, तो अब ये माना जाए कि 12वां जो प्लान था वो एक आखिरी प्लान था, इसके बाद कोई प्लानिंग इस तरह की नहीं होगी ईयर वाइज अगर मैं कहूं, या फिर उसको कुछ अलग तरीके से रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया है? देखिए, अभी भी तो 12th 5 ईयर प्लान चालू है, कंटिन्यूटी में 2017 तक तो है। इसके आगे क्या कहना है ये मुझे कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये डिसीजन अभी भी हुआ नहीं है। ये तो हम साफ है, सभी के लिए साफ है कि जिस तरह से प्लानिंग चल रहा था उस तरह से प्लानिंग आगे नहीं रहेगा। कुछ अलग तरह से हम कुछ सोचेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे, 2017 के बाद बनाएंगे, क्योंकि उसका भी एक यूटिलिटी है। मगर ये मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना, जो विजन डॉक्यूमेंट कहिए या जो भी कहिए, वो खत्म हो जाएगा। मगर ये जो ट्रेडिशनल 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट है वो तो खत्म हो जाए। विवेक साहब, क्योंकि आप अर्थशास्त्री भी हैं, आप बेहतर समझा सकते हैं कि अब तक मैं अगर 12वें प्लान तक की बात करूं, तो जो एजेंडा हमने सेट किया था गरीबी को लेकर, गरीबी कम करने को लेकर, आंकड़ों के लिहाज से और व्यावहारिक धरातल पर, क्या आपको लगता है कि उसको हमने अचीव किया है या कहीं उसके आसपास पहुंचे, या फिर हम उससे बहुत दूर हैं, इसीलिए एक नए सिस्टम को अडॉप्ट करने की जरूरत है? नहीं, मुझे तो लगता है एक नए सिस्टम को अडॉप्ट करने का जरूरत है। सबसे पहली बात है, गरीबी क्या है, इसका तरह तरह का डेफिनेशन हो सकता है। क्योंकि पहले जो प्लानिंग कमीशन में हुआ करता था, जिसको अर्थशास्त्रियों ने कहते हैं हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी लाइन तय कर, अगर मैं कुछ पॉवर्टी लाइन तय करूं तो वो कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आप कहोगे कि ये पॉवर्टी लाइन सही नहीं है, मुझे ये पॉवर्टी लाइन पसंद है। हेड काउंट रेशियो पसंद नहीं है, हेल्थ का इंडिकेटर और कुछ दिखा रहा है, एजुकेशन का इंडिकेटर और कुछ दिखा रहे हैं। कहने का मतलब है कि शायद 20 अलग अलग इंडिकेटर हो, 20 अलग अलग इंडिकेटर के मुताबिक किसी इंडिकेटर में आप बिलो द पॉवर्टी लाइन हो, किसी और इंडिकेटर के मुताबिक आप उसके ऊपर हो। ये सबको एग्रीगेट करना एक तरह से मुझे लगता है गलत है। अब क्या हो रहा है, अब एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हो रहा है जो डिसेंट्रलाइज्ड रूप से पॉवर्टी, पुअर हाउस होल्ड है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मुझे लगता है यही होना चाहिए। कम से कम जो रूरल एरिया है उसमें ये आसान भी है और उसी तरह से हमें करना चाहिए। क्योंकि हमने पहले से देखा कि जो पॉवर्टी लाइन को लेकर इतना ज्यादा विवाद रहा, और जो योजना आयोग की ओर से सर्वे हुए या फिर जो एक पैरामीटर तय किए गए, उसको लेकर किसी के भी वो गले उतरते नजर नहीं आते थे। नहीं, विवाद तो होगा ही, क्योंकि अगर मैं कहूं कि ये सूचक है, आप कहोगे ये सूचक नहीं है और कुछ होना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं ये विवाद की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हम ये पॉवर्टी नंबर क्यों चाहते हैं? एक तो देखिए, प्लानिंग कमीशन जो करता था वो तो सेंसस कभी भी नहीं था, वो सर्वे था, नेशनल सैंपल सर्वे। सर्वे से कभी पता नहीं चलता आप गरीब हो या नहीं हो, क्योंकि वो हाउस होल्ड लेवल की बात है। जैसे कि सर्वे तो पूरा सेंसस नहीं है, छोटा सा 10% का मैं सर्वे कर रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पुअर कौन है वो सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड रूप से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देश में जितनी योजनाएं चलाई गई
और जितना सब्सिडी दिया गया गरीबों को या फिर उनको अपलिफ्ट करने के लिए, क्या वजह है विवेक साहब कि वो उसका मैं कहूं कि 10 से 15% शायद हम लोग हासिल कर सके हैं? ऐसा क्यों हुआ है? हमें सोचना चाहिए कि गरीबों के लिए करना क्या चाहिए। एक तो गरीबों के लिए कोई जानबूझ के गरीब होना नहीं चाहता है, गरीब होने का कुछ कारण है। जो डिसेबल्ड है, जो ओल्ड है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो वर्किंग एज ग्रुप में है, एबल बॉडीड है, उनका गरीब होने का कुछ कारण है। उनका कारण ये है कि उनके पास सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, हेल्थ का एक्सेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है। तो हमें जो करना चाहिए, जो सरकारी स्कीम है, वो केंद्रीय स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, इस स्कीम्स के जरिए हमें वो जो उनका डिप्रिवेशन है उसको घटाना चाहिए। एक तो इस तरह का स्कीम्स है। दूसरा है जो इंडिविजुअल हाउसहोल्ड बेस्ड है। जो इंडिविजुअल हाउसहोल्ड बेस्ड है, मुझे मानना है कि वहां हमें जो करना चाहिए, जो अब धीरे धीरे हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स में फायदा ये है, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं कि आपको सस्ता चावल खरीदना चाहिए या सस्ता गेहूं खरीदना चाहिए। आप जिस चीज में चाहिए, आपको जो मर्जी हो उसी के मुताबिक आप खर्च कीजिए। तो क्या ये माना जाए कि पिछला जो हमारा सिस्टम था, जो तंत्र था, जिसे योजना आयोग का नाम दिया गया, जिसने पॉलिसी मेकिंग से लेकर और एलोकेशन तक में अहम भूमिका निभाई, कहीं जो मूल मंत्र था, जो बेसिक फंडा था, कहीं उसमें एक बड़ी चूक रही है? देखिए, बेसिक फंडा आप कह रहे हो, मुझे कहना ये बेसिक फंडा क्या है, उसमें कंफ्यूजन था। उसमें कंफ्यूजन ये इसलिए था क्योंकि मैंने कंसेप्चुअली आपको कहा है दो अलग अलग चीजें। एक तो हम रास्ता देंगे, वो गांव में सबको रास्ता मिलेगा। दूसरा है वो रास्ता, बिजली, सड़क के होते हुए भी आप गरीब हो तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड बेस। अब जो कह रहे हो 10% या 15% पहुंचता था, सवाल ये है 10% या 15% क्यों? उसका बाकी जो है वो पूरा करप्शन नहीं था। बाकी जो था वो वेरी वेरी हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, क्योंकि वो पैसा जब पहुंचता था, पहले यहां होते हुए, प्लानिंग कमीशन होते हुए, स्टेट कैपिटल होते हुए नीचे पहुंचता था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जब होगा तब सीधा सीधा आपको वो पैसा पहुंच जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो बिल्कुल ही हट जाएगा। यानी कि नई स्कीम्स जो सरकार लागू कर रही है, डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम्स, क्या ये माना जाए कि निकट भविष्य में आप लोगों की इस तरह की सलाह है कि हर क्षेत्र में इसको जल्दी से जल्दी और तेजी के साथ इंप्लीमेंट किया जाए? तेजी से तेजी, मगर सब कुछ एक साथ एक ही समय सीमा पे हो नहीं रहा है। जैसे कि आधार कार्ड्स अब बहुत सारे लोगों को मिल गया है। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे अभी भी धीरे चल रहा है। छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले मैं रुकूंगा और ब्रेक के बाद विवेक जी से कुछ और अहम सवाल और समझने की कोशिश करेंगे कि गरीबी पर हमने बात की, करप्शन को लेकर क्या एजेंडा होगा, साथ ही साथ जिस तरीके के रूल्स रहे हैं और कोर्ट के कुछ मामलों पर दखल रहे हैं, उसके बाद क्या नीति आयोग का रास्ता उतना आसान है जिसका एजेंडा अगले 20 से 25 साल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है? ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात हो रही है आज विवेक देवराज साहब से, नीति आयोग के परमानेंट मेंबर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है फ्यूचर का एजेंडा और किस तरीके से ये पिछले जो सिस्टम रहे हैं, जो तंत्र रहे हैं, उससे अलग हटकर कुछ नया करने का प्लान है। एक बात और जो एक साहब होती है वो होती है कि फूड को लेकर इंडिया में फूड प्राइस जो पॉलिसी है और जो ओपन मार्केट है, इसको लेकर एक आपने रिसेंट बुक जो लॉन्च की थी उसमें भी काफी जिक्र था। मैं समझना ये चाहूंगा कि भारत जहां पर जिसकी रीढ़ एग्रीकल्चर माना जाता है, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से उस पर फोकस किया गया है या फिर जितनी अनदेखी हुई है, उसके साथ इस स्ट्रक्चर जो परमानेंट स्ट्रक्चर अब तक रहा है, उसके सहारे हम ग्रोथ के उन आंकड़ों की तरफ बढ़ सकते हैं जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जिसकी तरफ टारगेट हमारा है? मैं दो तीन चीज कहना चाहता हूं। एक तो देखिए, फूड आप कह रहे हो, मगर ज्यादातर फूड पॉलिसी अगर आप सोचें, हमारे फूड पॉलिसी जो है वो राइस और व्हीट पॉलिसी है। बाकी किसी चीज के लिए पॉलिसी उस तरह से है नहीं। तो जब तक ये नहीं बदलेगा, एग्रीकल्चर का सुधार नहीं होगा। क्योंकि मैं क्यों तय करूं कि फूड क्या है? आप अगर देखें, एनएसएस डेटा देखें, गरीबों के बीच में भी देखें,
वो अब राइस व्हीट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, एग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसा होना ही चाहिए। अगर आप इन्फ्लेशन देखें, ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। हमारे देश में एग्रीकल्चर अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है, इसलिए है क्योंकि जो इरिगेटेड एरियाज है उसकी समस्या कुछ है, जो ड्राई लैंड एरियाज है वहां समस्या और कुछ है। 1991 के बाद अभी भी एग्रीकल्चर में पूरी तरह लिबरलाइजेशन नहीं आया। इनपुट साइड में नहीं आया, आउटपुट साइड में नहीं आया। आउटपुट की बात आप इंगित से इशारा कर रहे थे, एपीएमसी एक्ट वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ का सुधारना है, सब कुछ सुधारना है। कैसे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर करते हैं वो डिसेंट्रलाइज होता है या नहीं है, वहाँ पे भी रोड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन वाटर ये सब है या नहीं, कमर्शियलाइजेशन हो रहा है या नहीं, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है या नहीं, लैंड होल्डिंग्स का क्या किया जाए, इंश्योरेंस का क्या किया जाए, क्रेडिट का क्या किया जाए, ये एक लंबा चौड़ा लिस्ट है। थोड़ा बहुत ये भी ध्यान में रखना है कि एग्रीकल्चर में ज्यादातर जो एरिया है ना वो हमारे संविधान के अनुसार स्टेट लिस्ट में है। तो केंद्रीय सरकार थोड़ा ही कर सकती है, इससे ज्यादा जो है वो राज्य के ही करना है। मगर अलग अलग राज्यों में डाइवर्सिफिकेशन होना शुरू होगी। क्या नीति आयोग इस सेक्टर को लेकर कोई एक फ्यूचर प्लान है जो राज्यों को शेयर करना चाहेगी, राज्यों के गाइडलाइन देगी, राज्यों को दिशा दिखाने की कोशिश करेगी? बिल्कुल कोशिश करेगी। मुझे पहले कहना चाहिए था कि हमारे नीति आयोग में 2 इंटरनल टास्क फोर्स अभी कॉन्स्टिट्यूट 1 हफ्ता पहले हो चुका है। एक है ऑन पॉवर्टी, दूसरा है ऑन एग्रीकल्चर। तो ये टास्क फोर्स जो है ये एक टेम्पलेट जैसे तैयार करने वाला है कि ये टेम्पलेट है पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, ये टेम्पलेट है एग्रीकल्चर में सुझाव लाने के लिए। ये टेम्पलेट तैयार हो जाने के बाद ये हम राज्यों में सर्कुलेट करेंगे, अलग अलग राज्य से रिएक्शन लेंगे। तो ये सुझाव तो हमें देना ही है। आपने एक मैं कहूं कि कोऑर्डिनेटेड की थी बुक जिसका नाम मुझे शायद मैं गलत नहीं हूं, गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक। उसमें एक खास बात ये आपने कही कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सबसे बड़ा करप्शन का एक सोर्स रहा है। कैसे आपका जो सुझाव था कि इसको एक तरीके से क्रैश कर देना चाहिए या इसको बदलने की तरफ क्या होना चाहिए? अब सिर्फ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, मगर पहले मैं और दवीश भंडारी एक किताब we published one called Corruption in India, वो तकरीबन 4-5 साल पहले। करप्शन हम हर इंसान, हर इंडियन आइडेंटिफाई करते हैं, हर भारतीय आइडेंटिफाई करते हैं, मगर हमें समझना है कि करप्शन का मतलब क्या है। एक तो है हम अखबार में पढ़ते हैं, दीज आर बिग टिकट करप्शंस जो ज्यादातर लिंक्ड है with procurement, big tenders, land conversion। ये मेरे ख्याल से is linked with political funding of elections। इलेक्टोरल फंडिंग का जब तक हम उसमें जब तक बदलाव नहीं लाएंगे वो बिग टिकट करप्शन जो है वो रहेगा, चलता रहेगा। और है छोटा मोटा करप्शन, आपने पीडीएस कहा, पीडीएस, गैस सिलेंडर्स, स्कूल में भर्ती, नर्सिंग होम, ये सब जो हर रोज हमें फेस करना पड़ता है। इस तरह का करप्शन जो है 2 कारण है। एक कारण है शॉर्टेज को आप खत्म कर दीजिए, वो करप्शन घट जाएगा। जैसे कि आज टेलीफोन लाइन मिलने के लिए करप्शन है क्या? नहीं है। आज रेलवे का टिकट मिलने के लिए करप्शन है क्या? है, क्योंकि वहां पे शॉर्टेज अभी भी है। जैसे ही शॉर्टेज खत्म हो जाएगा, जैसे ही लाइसेंसिंग खत्म हो जाएगा, वो करप्शन अपने आप घट जाएगा। दूसरा टाइप का करप्शन जो है वो है ज्यादा डिस्क्रेशन। जितना ही डिस्क्रेशन रहेगा लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। अभी मुझे लगता है कम से कम अर्बन एरियाज में ज्यादा डिस्क्रेशन जो है वो बिल्डिंग रिलेटेड है, बाकी डिस्क्रेशन धीरे धीरे घटता जा रहा है। पीपल आर मच मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, पीआईएल हो, सिटीजन चार्टर्स हो, जो भी हो। तो मैं फिर भी कहूंगा कि छोटा मोटा करप्शन जो है ना, मुझे लगता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गलत मत समझिए ना, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये एकदम बिल्कुल नहीं है, मगर मुझे लगता है कि कम होता जा रहा है। ट्रेंड जो डाउन साइड
कम से कम अर्बन एरिया में, अर्बन एरियाज में। रेलवे का आपने जिक्र किया और रेलवे को लेकर आपने एक एंट्री रिपोर्ट भी आपने सबमिट की थी, क्योंकि बहुत ज्यादा पोटेंशियल इसमें हर कोई कहता है इस सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा एक ऐसा जहां पर रोजगार मिलता है। लेकिन क्या वजह है कि अब तक पटरी पर रेल नहीं दौड़ पा रही है? क्या होगा आपका एजेंडा, यानी नीति आयोग का एजेंडा इसको लेकर? नीति आयोग का एजेंडा ये इस तरह नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट जो है ये तो अलग रिपोर्ट है। फिर भी नीति आयोग का एजेंडा जब होगा वो सिर्फ रेलवेज नहीं होगा, पूरा ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो आजकल इंटरमोडल है। ऐसा नहीं कि रेलवेज को आप एक साइलो बना के। देखिए, मुझे लगता है ये इंटरिम रिपोर्ट है, हमने सुझाव मांगा है, सुझाव मिलने के बाद हम फाइनलाइज करेंगे रिपोर्ट को। मुझे लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, वो रेलवेज हो, राज्यसभा टेलीविजन हो, जब तक आप दो चीज का सॉल्यूशन नहीं निकालोगे कुछ बदलाव नहीं आएगा। एक है एचआर का, अब जब तक एचआर में जब तक बदलाव नहीं लाओगे और आगे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात है, रेलवेज में आज कमर्शियल अकाउंटिंग नहीं है। कमर्शियल अकाउंटिंग इसलिए नहीं चाहिए कि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। कमर्शियल अकाउंटिंग इसलिए भी चाहिए ताकि रेलवेज को समझ में आए कि किसी प्रोजेक्ट में रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अगर फिनांस मिनिस्ट्री से पैसा मिल रहा है तभी भी हमें मालूम होना चाहिए कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो हमारा दो चैप्टर जो है, एक एचआर के ऊपर है, दूसरा है ऑन कमर्शियल अकाउंटिंग। फिर हमें सोचना है कि रेलवेज का काम क्या है। हमें लगता है कि रेलवेज का काम है ट्रेन चलाना। रेलवेज का काम ये नहीं है आरपीएफ चलाना या स्कूल्स चलाना या मेडिकल कॉलेजेस चलाना। हम ये नहीं कह रहे कि इसको बंद कीजिए, हम कह रहे इसको रेलवे सिस्टम के बाहर ले जाइए। अब एक रेगुलेटर, आपने देखा होगा, रेलवे मिनिस्टर इज ऑल्सो इशूड अ स्टेटमेंट कि हमें रेगुलेटर चाहिए, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर चाहिए। अब एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर लाइए, अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को पॉलिसी के लिए रखिए और रेलवे बोर्ड जो है उसको सिर्फ इंडियन रेलवेज के रखिए। तो इस तरह से कई सजेशन, डिसेंट्रलाइज करने की पूरी कोशिश। डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत सारे बात है, क्योंकि आपको शायद जान के आश्चर्य होगा, आज अब अगर आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएं और स्टेशन मास्टर से पूछे कि अरे ये ट्रैक साफ नहीं है, आप क्यों साफ नहीं करवाते हो, आपको शायद मालूम नहीं, वो स्टेशन मास्टर को वो हक नहीं है, वो किसी को कह नहीं सकता कि ट्रैक साफ करो। तो डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ जीएम के लिए नहीं है, डीआरएम के लिए नहीं है, स्टेशन सुपरिंटेंडेंट के लिए है, ट्रेन सुपरिंटेंडेंट के लिए है, सबके लिए है। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा वर्कफोर्स जुड़ा हुआ है उसके साथ, कुछ ट्रेंड है, कुछ अनट्रेंड लोग रेलवे के साथ हैं, उनके बीच जो एक धारणा बनती दिखती है, जब भी रेलवे को लेकर कोई प्लान या फिर कोई एक पॉलिसी आती है कि वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, बड़ा विरोध होता है। क्या वाकई मुमकिन हो पाएगा इस तरह की जो आपने प्रैक्टिकल चीजें इनको करने में, जिस तरीके का वर्कफोर्स और जो अब तक का उनका ट्रेंड रहा है सपोर्ट या फिर विरोध को लेकर? ये मुझे पहले कहना चाहिए था कि इसमें जो सुझाव है ना, ये कमेटी मेंबर्स की तरफ से नहीं है। हमने सिर्फ ये किया, हम बहुत सारे लोगों से बात की, रेल भवन में नहीं, दिल्ली में नहीं, डिसेंट्रलाइज रूप से जाके। ये 80% सुझाव जो है ना वो रेलवे स्टाफ से ही है। अगर आप यूनियंस की बात कर रहे हो, यूनियंस का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अगर उनको, सबसे बड़ी बात है कि हम आपस में बात करने के लिए तैयार है या नहीं। अगर हम आपस में बात करने के लिए तैयार है, मेरा आइडिया सेंसिबल है, तो वो समझेंगे। उनका अगर कोई रिजर्वेशन है जो सेंसिबल है, मैं समझूंगा। तो ये रिपोर्ट जो है उनसे बात करने के बाद हमने ये लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% हमारी बात मान लेंगे। 100% कोई किसी का बात नहीं मानता, लेकिन बातचीत आगे बढ़ेगी। बातचीत आगे बढ़ेगी और कम से कम 70%, 75% अगर हम सहमत है तो कोई समस्या ही नहीं है। और अब मैं एक अहम मुद्दे पर आ रहा हूं, लैंड एक्विजिशन को लेकर, जिसको लेकर बहुत ज्यादा राजनीति या फिर मैं कहूं कि सपोर्ट और विरोध को लेकर लाइन खींच दी गई है। जिस तरीके से लैंड एक्विजिशन बिल जो 2013 का था, और क्या उसे ऐसा लगता है उसके जरिए विकास की वो रफ्तार नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए इसमें बदलाव बेहद जरूरी थे? या आपको लगता है कि जो कंसेंट या फिर जो चेंज किया गया है उसके बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कॉर्पोरेट घराने या फिर सरकार के लिए अपने विकास कामों के लिए देश हित में उसमें एक अच्छी राह मिल सकती है?
सबसे पहले मैं एक चीज कहूं जो पॉलिटिकली बिल्कुल इनकरेक्ट है, एकदम ही पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, नीति आयोग का व्यू नहीं है जी। संविधान आप पढ़ के देखिए, संविधान में 7 शेड्यूल है। 7 शेड्यूल में लैंड कहां है? लैंड कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, लैंड स्टेट लिस्ट में है। अगर स्टेट लिस्ट में लैंड है तो ये केंद्रीय कानून बनना क्या चाहिए था पहले ही? मुझे तो लगता है लॉ वायलेटेड ना हो, स्पिरिट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल वायलेट हुआ था जिस दिन केंद्रीय सरकार ने तय किया कि लैंड के ऊपर हम कुछ कानून लाएंगे। सेकेंडली जो है ये विरोध जो है, ये विरोध जहां तक मुझे समझ में आया, ये विरोध राज्य से आ रहा है क्योंकि हर राज्य कोशिश कर रहा है इन्वेस्टमेंट लाने का, डेवलपमेंट लाने का, तो उनकी अब मजबूरी है कि वो लैंड एक्वायर कर नहीं पाएंगे। तो इससे मुझे नहीं लगता हम किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो जेन्युइन लैंड होल्डर्स है उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि पहले रिजेंटमेंट क्यों था? मुझे लगता है पहले लैंड एक्विजिशन के विरोध में जो रेजिस्टेंस था वो 2 कारण था। एक तो आप किसको कंपेंसेट करोगे? अब तभी किसी को आप कंपेंसेट कर सकते हो जब कागज पे उनका कोई अधिकार हो। मतलब अगर आप लैंड होल्डर हो, आपका टाइटल है, आपको कंपेंसेट कर सकते हैं। जो आपके जमीन पे पर्सन हु इज अर्निंग हिज लिविंग, उसको आप तो कंपेंसेट कर नहीं सकते, वो अभी भी हम कुछ नहीं बदल पाएंगे। सो एक टाइटलिंग वाला प्रॉब्लम है, एक लैंड राइट्स वाला प्रॉब्लम है। और सेकंड जो इशू है, ये लोगों का एक स्किल्स की प्रॉब्लम है, कम से कम मुझे ये लगता है, क्योंकि अगर आपके जमीन पे प्रोजेक्ट बनेगा, कृषि में तो सबसिस्टेंस के ज्यादातर कुछ होता नहीं है, कुछ भविष्य है नहीं, मगर आपको लगता है वो प्रोजेक्ट जो बनेगा उसमें आपका स्किल्स नहीं है कि आपको उसमें एम्प्लॉयमेंट मिले, वो एम्प्लॉयमेंट जो हम बाहर से लाएंगे। तो इसीलिए एक स्किल्स का अगर हम कुछ करें, अगर हम राज्यों को सुने, तो ये तो बदलना ही चाहिए, जरूरी है, आप जरूरी है। चलिए विवेक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और राज्यसभा टीवी से बातचीत करने के तमाम मसलों पर।